नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर 3 की समावेशी विद्यालय का सृजन बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टि रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 2 स्वयं अभिविन्यास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। ऑप्शन 3 अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से वर्ग शीटों पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए। या ऑप्शन 4 स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब है आंसर 4 स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण। नंबर 2 प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। नंबर 3 विशिष्ट शिक्षा योजना। या नंबर 4 एक रूप निर्देशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विशिष्ट शिक्षा योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। नंबर 1 जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करना। नंबर 2 समाविष्ट करना। नंबर 3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने। या ऑप्शन 4 पढ़ने के लिए बाध्य करने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है समाविष्ट करने, क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी को साथ लेकर चलने को समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन 2 बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन 3 बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि समावेशी शिक्षा का ये सारे उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। नंबर 1 बच्चों के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। ऑप्शन 4 शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो उसकी शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर माना जाता है। तो यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह नंबर 1 कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन 3 सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। ऑप्शन 4 दृष्टिबाधित शिक्षार्थी का संभवतः तनाव बढ़ा रही है। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर 2 समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि जब कोई शिक्षक
एक दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ बिठाता है, उसको सामान्य की श्रेणी में रखता है, तो वह समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्य करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक, शिक्षिका को ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन दो, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। ऑप्शन तीन, बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन चार, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? ऑप्शन एक, कान की बनावट में दोष। ऑप्शन दो, कानों के अक्सर बहते रहना। ऑप्शन तीन, कानों में दर्द की शिकायत। या ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन चार, क्योंकि कान की बनावट में दोष, कानों का अक्सर बहते रहना और कान में दर्द की शिकायत अक्सर जिनके रहती है उनके श्रवण दोष का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो नंबर एक, केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हो। नंबर दो, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हो। नंबर तीन, केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हो। या ऑप्शन चार, मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से जो व्यक्ति दोषयुक्त होता है उसे हम विकलांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? ऑप्शन एक, बैठने की समस्या। ऑप्शन दो, सोने की समस्या। ऑप्शन तीन, लिखने की समस्या। या ऑप्शन चार, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो दोस्तों, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को लिखने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अब ये कैसे? क्योंकि अंग संचालन में हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से का हिलना डुलना लगा रहता है, और लिखने की समस्या में इन तीनों चारों ऑप्शन में से लिखने की समस्या में ही सिर्फ हमारे अंग का संचालन होता है। ठीक है, तो अंग के संचालन में अगर कोई दोष है तो उससे लिखने की समस्या यहाँ पे आएगी। तो ऑप्शन तीन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो यह है नंबर एक, दृष्टि दोष। ऑप्शन दो, सीखने में अक्षम। ऑप्शन तीन, मानसिक दोष। ऑप्शन चार, मानसिक क्षय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, सीखने में अक्षम। क्योंकि अगर व्यक्ति को मानसिक दोष होगा तो ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा। दृष्टि दोष होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। और मानसिक क्षय भी बिल्कुल इसी का ही रूप है, मानसिक दोष का दूसरा रूप है। तो सीखने में अक्षम बालक जो है वो किसी सही चीज को कोई और सी चीज बना देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश संबंधित समस्या है? ऑप्शन एक, सुनने संबंधित। ऑप्शन दो, पढ़ने संबंधित। ऑप्शन तीन, बोलने संबंधी। या ऑप्शन चार, लिखने संबंधी। तो इसका सही जवाब है, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी समस्या होती है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी
अशक्तता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक रूप से नहीं लिख पाता या तो उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ की हथेली या उंगलियों की गड़बड़ियां होती हैं। इसके अलावा एक और इसमें समस्या होती है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधी विकार जो होते हैं वो अधिगम अशक्तता वाले बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में भेद नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है ऑप्शन 1 हृदय से, ऑप्शन 2 तंत्रिका तंत्र से, ऑप्शन 3 फेफड़े से या ऑप्शन 4 श्वसन से। तो इसका सही जवाब है तंत्रिका तंत्र से। डिस्प्रैक्सिया जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? ऑप्शन 1 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन 2 धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, ऑप्शन 3 अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ऑप्शन 4 एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामान का वक्तव्य तथा कार्यवाही की रूपरेखा 1994 का मुख्य बिंदु क्या था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन 2 सभी के लिए शिक्षा, ऑप्शन 3 सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा या ऑप्शन 4 प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार के शिक्षा की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 2 अलग अलग शिक्षा, ऑप्शन 3 एकीकृत शिक्षा या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 एकीकृत शिक्षा। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकीकृत शिक्षा की बात करी गई थी। इसके अलावा 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा की बात करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विकलांग बालकों की शिक्षा पर जोर दिया गया। नंबर 1 1968 की शिक्षा नीति में, नंबर 2 1986 की शिक्षा नीति में, ऑप्शन 3 2020 की शिक्षा नीति में या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1986 की शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकलांगजन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1 1968, ऑप्शन 2 1986, ऑप्शन 3 1995 या ऑप्शन 4 सन 2000। तो इसका सही जवाब है 1995 में भारत में विकलांगजन अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नंबर 1 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, ऑप्शन 2 घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, ऑप्शन 3 खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।